गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमने बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीटली सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, देन हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, then we will move on to properties of pure substance. ठीक है, again one of the most important chapter in entire thermodynamics and the application part also, properties of pure substance. ठीक है, तो starting from the basic concepts हमने system, आपका जो process है, state, साइकिल, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस करी। पाथ क्या होता है, स्टेट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये सब चीजें डिस्कस किया। देन बेसिकली हमने आइडियल गैस रिलेशंस डिस्कस किए, फिर देन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मिक्सचर्स भी डिस्कस किया। ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम बेसिकली बस ये टेम्परेचर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर मंडे से हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर जब भी आप माइंड में सोचते हो तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आता है कि टेम्परेचर होता क्या है, मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। एनीवन, कोई भी रिप्लाई करो फर्स्ट कि बेसिकली टेम्परेचर सुनते ही आपके माइंड में फर्स्ट वर्ड आता क्या है, कि कैसे आप डिफाइन करोगे कि टेम्परेचर, लेट्स सपोज आपसे कोई पूछ रहा है टेम्परेचर क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे टेम्परेचर क्या है। हाँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एक फॉर्म है। ठीक है, बट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या कंप्लीटली डिफाइन करता है थर्मोडायनेमिक्स को? हाँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस बिल्कुल ठीक है। चलो आप बोलो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, आपने बोला डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब हॉटनेस एंड कोल्डनेस ये रिलेटिव टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो किसी के लिए हॉट है वो किसी के लिए कोल्ड भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब किसी को कंपैरेटिवली किसी एनवायरनमेंट में कोल्ड लग रहा है तो किसी को वो हॉट भी लग सकता है। ठीक है, वो रिलेटिव टर्म है। चलो ये भी छोड़ो, क्या आप हॉटनेस एंड कोल्डनेस, अच्छा पहली बात, टेम्परेचर हमारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको याद होगा, हमने क्या बोला था, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड आल्सो द मेजरेबल, दोस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम व्हिच आर मेजरेबल। अब हॉटनेस एंड कोल्डनेस को आप मेजरमेंट दोगे कैसे? हॉटनेस एंड कोल्डनेस को आप मेजरमेंट दोगे कैसे? और एक और चीज, ये जो आप बोल रहे हो ना डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये है क्या? इट इज योर फीलिंग। ठीक है, पहली बात तो ये फीलिंग, या फिर मैं बोलूं सेंसेशन ऑफ फीलिंग, बट ठीक है चलो कोई भी बात नहीं, बट प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी का तो कुछ वैल्यू होगा ना। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, thermodynamic properties are what? The measurable characteristics. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस सेंसेशन और फीलिंग, बट कैसे आप नंबर दोगे इसको? आपने बोला कोल्ड है यहाँ पे, लेट्स सपोज इस रूम में कोल्ड है, तो नंबर क्या दे सकते हो? टेम्परेचर आप बोलते हो ना 100 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, ये नंबर कहाँ से दो? हॉटनेस को नंबर कैसे दे सकते हो? तो वी कैन नॉट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड ऑन आवर सेंसेशन और फीलिंग। ये एक बेसिक सी बात है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं, वो चलो ठीक है उस पर आते हैं, बट पहले ये तो बताओ फीलिंग को नंबर कैसे दोगे आप? आपको हॉट लग रहा है, कोल्ड लग रहा है, आप नंबर कैसे डिफाइन करोगे? कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कॉजिंग कोलिजन्स विद द वॉल्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? बट कैसे? कैलकुलेशंस, वीआरएमएस। पर आप कहना चाह रहे हो कि मैं एक एक मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कैलकुलेशन करके टेम्परेचर फाइंड आउट करूं? ठीक है, ये कहना चाह रहे हो वीआरएमएस डायरेक्टली मतलब अंडर रूट में आप दो लोगे, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बिल्कुल ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों डिफरेंट चीज है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों चीजों में।
प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट चीजें हैं। अब पहले ये तो बताओ कि आपने डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बोला, सेंसेशन एंड फीलिंग्स है, बट इसके बेस पे हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो असाइन नहीं कर सकते ना। ये बात तो आप इस बात से तो कंफर्म होंगे कि वी कैन नॉट, ये भी हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट असाइन, वी कैन नॉट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। पहली बात तो ये है, आप कभी भी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कभी भी आप क्या कर सकते हो, क्या टेम्परेचर का मेजरमेंट कभी भी डायरेक्टली हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझने की जरूरत है। सेंसेशन, फीलिंग एंड वी कैन नॉट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट। इंपॉर्टेंट ये कि आप कैसे नंबर दो, क्या क्वेश्चन ये। ठीक है, अब सुनो इस बात को, ये बात आप, अच्छा एक बेसिक सा एग्जांपल आपको पता ही होगा, स्कूल लेवल हमने डिस्कस किया होगा। जैसे आप, एक मेटालिक चेयर है, एक मेटल की चेयर है बेसिकली, और एक वुड की चेयर है, तो कंपैरेटिवली आपको कहां पे कोल्ड फील होगा? मेटल वाली चेयर में होगा। बट दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेट्स सपोज दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट आपको रिलेटिवली कोल्ड फील कहां पे होने वाला है? एक मेटल चेयर में एज कंपेयर टू अ वुडन चेयर और प्लास्टिक चेयर। ठीक है, बट टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो है बेसिकली, वो जो चीज है, वो सेंसेशन फीलिंग, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वो रिलेटिव चीज है, वो सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, वो एक बोल सकते हैं कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस होता है। ठीक है, फीलिंग है वो बेसिकली, नंबर आप असाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी देखो, दूसरा क्या है, जो आप डेफिनेशन बोल रहे हो ना काइनेटिक एनर्जी वाला, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है आपका, ये इसका माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही बेसिकली टेम्परेचर के फॉर्म में, बेसिकली कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है उतना ही वो उसके करस्पॉन्डिंगली उसका टेम्परेचर होने वाला है। बट डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। जैसे आप प्रेशर का डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो, बट टेम्परेचर का मेजरमेंट डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज समझो, प्रेशर का मेजरमेंट डायरेक्टली पॉसिबल है, बट टेम्परेचर का मेजरमेंट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए, जो कोल्डनेस एंड हॉटनेस बोलो वो फीलिंग है, एंड फीलिंग का नंबर आप कोई असाइन नहीं कर पाओगे। तो अब ये सोचो जरा, आप एक्चुअली में टेम्परेचर मेजरमेंट करते कैसे? एक्चुअली में आप टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हो? आपने बेसिकली यूज किया होगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में ऐसा क्या हो रहा है? थर्मोमीटर में होता क्या है बेसिकली, अब ये खुद एनालाइज करो। थर्मोमीटर आप सबने यूज किया, लेकिन थर्मोमीटर में होता क्या है? एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, मरकरी, हाँ ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। अब आप एक चीज सोचो, जब भी क्या होगा, पहली बात तो ये तो आपको समझ में आ गया, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, तो जब क्या होता है, जब एक हाई टेम्परेचर बॉडी किसी और बॉडी के कांटेक्ट में आएगी जिसका टेम्परेचर कम हो, तो आपको पता है हीट विल फ्लो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। अब जब हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट हीट कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, एंड वो जो चेंजेस हैं वो मेजरेबल हैं अगर, तो मैं उस चेंज की हेल्प से टेम्परेचर डिफाइन कर सकता हूं। बात समझ में? आपने थर्मोमीटर कांटेक्ट में लेकर आए अपनी बॉडी के, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, आपकी बॉडी से हीट ट्रांसफर हुआ थर्मोमीटर को, थर्मोमीटर को हीट ट्रांसफर हुआ, और थर्मोमीटर के अंदर क्या फ्लूइड रखा आपने? मरकरी। लेट्स सपोज कुछ भी फ्लूइड रखा है, मरकरी एक फॉर एग्जांपल रखा है, तो मरकरी का एक्सपेंशन हुआ बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर। अब मरकरी का हीट ट्रांसफर की वजह से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने की वजह से उस वो राइज करा, कुछ सर्टेन हाइट राइज करा। अब सर्टेन हाइट राइज करा, वो मेजरेबल है, एंड मेजरेबल है तो डेफिनेटली मैं कुछ उसको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, उसको क्या मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से आप क्या देख रहे हो, एक सेंस आता है हमारे सामने, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट।
टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, प्रेशर का आप डायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हो, बट टेम्परेचर का आप कोई डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। तो इनडायरेक्ट वे में आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे आपने थर्मोमीटर का एग्जांपल देखा, हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑफ दैट हीट ट्रांसफर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे बॉडी में। अगर वो चेंजेस जो हैं बेसिकली मेजरेबल हैं, देन हम टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं कुछ वहां पे, ठीक है। एक ये चीज। अच्छा, दूसरी बात, जैसे वाटर के केस हम बोलते हैं आइस पॉइंट, जो आइस पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट बॉइलिंग पॉइंट, वो आपको वैल्यूज पता होगी, बट वो वैल्यू आई कहां से, ठीक है, वो वैल्यू आई कहां से, पहले ये बताओ। जो टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, बट वो वैल्यू आई कहां से, कहां से आई वो वैल्यू, किसी को आइडिया है? 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, 100 को आपने बोला बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंट्स, नहीं नहीं नहीं, प्रेशर, प्रेशर का नहीं, वो तो होगा, ऑब्वियसली बात है, अलग होगा, वैल्यूज टेम्परेचर अलग अलग होंगे। स्टीम टेबल में भी तो किसी ने लिखा होगा ना कहीं से। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, नहीं नहीं नहीं, वो आर्बिट्रेरी नंबर्स है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक्चुअली हमने अपने एंड से फिक्स कर रखी है वैल्यूज, वो आर्बिट्रेरी वैल्यूज है। फ्रीजिंग पॉइंट को 0 वैल्यू असाइन किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट को 100 असाइन किया गया वैल्यू, ठीक है, वो पहले से फिक्स कर रखा है वैल्यू नंबर। 0 हमने फिक्स कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट को, 100 बॉइलिंग पॉइंट को, उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है और कोई वो नहीं है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने जस्ट 0 असाइन कर दिया। एक देखो, पहली बात तो जो आप बोल रहे हो ना फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलने का मतलब है कि भाई एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपका लिक्विड है वो कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर स्टेट को टेम्परेचर असाइन किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, असाइन किया है हमने अपनी तरफ से असाइन किया है, ठीक है, हमने मतलब बेसिकली जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने टाइम में वो वैल्यू असाइन की है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है वो, ठीक है, ये चीज याद रखना। वैसे ही आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बेसिकली जहां पे वाटर आपका बॉइल करना स्टार्ट करे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को, उस पर्टिकुलर स्टेट को 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू असाइन की गई। हाँ, यस एग्जैक्टली सत्य, बिल्कुल, वो एक रेफरेंस आपके स्टैंडर्ड बनाने के लिए। अब एक चीज देखो, 0 आप बोल देते हो किस में, 0 डिग्री सेल्सियस में हो गया, बट अगर हम कैल्विन में बात करें तो कैल्विन में कितना हो जाएगा वो, 273, है ना। तो वो चीज है, अलग अलग स्केल पे अलग अलग वैल्यूज है, बट वो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए सेट किया गया। तो वो वैल्यूज कहां से आई है, वो वैल्यूज हमने खुद से अपनी तरफ से असाइन कर रखी है, ठीक है, उस वैल्यूज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सच कि भाई वो कैलकुलेशन से आई है। आप कोई लेंथ कैलकुलेट करते हो वो मेजरेबल है, कि आप एक स्केल लिया आपने उसको मेजर कर लिया, वो अलग चीज है। अच्छा, जो एक्सपेंशन हुआ मरकरी में उसकी वजह से हाइट में चेंजेस आए, वो आप चीज मेजर कर रहे हो, वो चीज अलग है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है, कभी भी डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट फॉर्म में टेम्परेचर के चेंज की वजह से हीट ट्रांसफर हुआ, उस हीट ट्रांसफर की वजह से कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आए, उस प्रॉपर्टी के चेंजेस को आपने मेजरमेंट कर लिया, देन आपने फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज उसको असाइन कर दी, ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप हॉटनेस एंड कोल्डनेस बोलते हो, क्वेश्चन ये है कि वो फीलिंग है, बेसिकली सेंसेशन है, उसको हम कोई एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, है ना। तो हम वैल्यू उसी को असाइन कर पाएंगे जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, है ना। इतना आपका एक्सपेंशन हुआ मरकरी में और एक्सपेंशन हुआ, तो अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली फिर हम टेम्परेचर्स भी सेट कर सकते हैं, वो चीज है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या बोलेंगे, it is the property, it is the property, it is the property because ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी, एक सेकंड, इसको
इसको ऐसा लिखो, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, because of temperature difference heat flows from high temperature body to low temperature body, from high temperature body to low temperature body, ठीक है, to low temperature body। मतलब बेसिकली टेम्परेचर बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसके डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। मतलब बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो है, मतलब हीट फ्लो होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब इन शॉर्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि temperature difference is responsible for heat flow or heat transfer, कि temperature difference is responsible for heat transfer, ठीक है, for heat transfer। तो मैक्रोस्कोपिकली आप टेम्परेचर को कैसे देख रहे हो और माइक्रोस्कोपिकली कैसे देख रहे हो, टोटली डिफरेंट चीज है। माइक्रोस्कोपिकली तो हम सिर्फ ये बात करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, बट मैक्रोस्कोपिकली हम उसको कैसे चेक कर रहे हैं कि यार ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका अगर डिफरेंस होगा कहीं भी सिस्टम में तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे तो बेसिकली जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। मैक्रोस्कोपिक में हमेशा टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर देखा जाएगा, कि टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये चीज। तो अब बात आती है कि चलो ठीक है, हम समझ में आ गया कि ऐसा टेम्परेचर है। अब दिक्कत ये थी कि आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हिच इज एक्चुअली द बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखना ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है ए, लेट्स सपोज सेकंड बॉडी बी एंड थर्ड बॉडी इज सी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे ना, हीट ट्रांसफर हुआ है ए एंड बी के बीच में, सच दैट ए और बी के बीच में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, ठीक है, या थर्मल इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी आर इक्वल, ठीक है, कुछ ऐसा हीट ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से ए एंड बी का टेम्परेचर बराबर है, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम ये भी चेक कर रहे हैं कि बी एंड सी में भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है और टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके पास बॉडी बी है इसका कांटेक्ट ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, सॉरी ए के साथ भी है, सी के साथ भी है। कहने का मतलब ये है कि बी बॉडी जो है ना, इट इज द कॉमन बॉडी, ठीक है, जिसका कांटेक्ट ए के साथ भी है और सी के साथ भी है, बट ए एंड सी का कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक, ये चीज। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये आपको बोली कि टेम्परेचर ए बराबर टेम्परेचर बी एंड टेम्परेचर बी बराबर टेम्परेचर सी, बिकॉज ए एंड बी में थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कॉमन सेंस यहाँ से एक बात हम बोल सकते हैं, जब ये चीज है तो फाइनली हमारे पास यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर पाएंगे, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी,
मतलब ये तो बहुत ही जस्ट एक बेसिक सी बात हो गया है ना, ये चीज टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी बराबर सी। तो ये एक बेसिक बात है और यही हमारा ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ज़ेरोथ बोलने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑलरेडी पहले ही एस्टैब्लिश हो चुके थे, उसके बाद बेसिकली ये लॉ डिफाइन हुआ था, तो उसको जस्ट प्रेफरेंस देने के लिए इसलिए ज़ेरोथ वर्ड यूज करते हैं, मतलब जीरो, क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले ही बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको फर्स्ट को सेकंड करें एंड सेकंड को थर्ड करें, तो जस्ट प्रेफरेंस देने का उसको फर्स्ट, इसलिए ज़ेरोथ वर्ड हम यूज करते हैं और कुछ नहीं है उसका मतलब। तो आप पर्पस समझना ये क्या है, ये जो हमने डायग्राम बनाया इसका पर्पस क्या है कि जब ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में एंड बी सी के साथ है तो तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, और यही बेसिकली आपका हो रहा है जब आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी तरीका यूज करो, कोई सा भी मेथड यूज करो, इवन आप जो थर्मोमीटर की बात कर रहे हो मरकरी वाला, उसी में आप देखो आपकी बॉडी का कांटेक्ट हो रहा है थर्मोमीटर के साथ, करेक्ट, थर्मोमीटर का कांटेक्ट फिर अंदर आप देखोगे मरकरी, तो हीट ट्रांसफर चल रहा है। तो जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम कंप्लीटली स्टैब्लिश ना हो जाए, मतलब आप एक चीज देखो, जैसे मरकरी, तो मरकरी का आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, आपका कांटेक्ट किसके साथ हो रहा है, विद द थर्मोमीटर, आउटर बॉडी के साथ, आउटर बॉडी का आपका कांटेक्ट है, वो वहां से आपका हीट ट्रांसफर उस आउटर बॉडी की है, आउटर बॉडी से अंदर गया मरकरी को, तो वो हीट ट्रांसफर चल रहा है। और जब तक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता, क्यों हम बोलते हैं 1-2 मिनट, क्योंकि टाइम लगेगा कुछ एक थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने में, बोलते हैं ना 2 मिनट तक या एटलीस्ट 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आप उसको रख के रखो, किसको, थर्मोमीटर को बॉडी के कांटेक्ट में, मतलब कुछ टाइम लगेगा बेसिकली स्टेडी स्टेट आने में, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होने में। तो जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता तब तक हम एक फाइनल रीडिंग पे पहुंच ही नहीं सकते, तो एक फाइनल रीडिंग आएगी जब थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो चुका होगा, ठीक है, मतलब जितना चेंज आना होगा थर्मोमीटर में उतना चेंज आ चुका होगा 2 मिनट के अंदर, एंड आपको ये पता चल चुका होगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है बाय जस्ट सीइंग द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर, ये चीज, ठीक है। तो ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सिंपली कि अगर एक बॉडी किसी एक बॉडी के साथ, लेट्स सपोज कोई बॉडी बी है, वो कांटेक्ट में ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, और वही बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो साइमल्टेनियसली तीनों बॉडी का सेम टेम्परेचर होने वाला है, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेना फर्स्ट कि if a body is in thermal equilibrium, if a body is in thermal equilibrium with another body and also in thermal equilibrium if a body is in thermal equilibrium with another body and also in thermal equilibrium with another body, ठीक है, another body, ठीक है, simultaneously, ठीक है, साइमल्टेनियसली वो दोनों बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ना नाम भी स्पेसिफाई कर देता है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो, तो बॉडी इसको ऐसा लिख लेते हैं, बॉडी ए लिख लेते हैं इसको, लेट सपोज, ठीक है, जो बीच वाला बॉडी है उसको हम ए लिख लेते हैं एंड बाकी को बी एंड सी लिख लेते हैं, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, ठीक है, इस तरीके से, एंड ये भी चेंज कर देना, जस्ट वो डेफिनेशन तो क्या आपको पता ही है, बट वो है कि डेफिनेशन लिखने के लिए लिख देते हैं इसको, बी ए, और ये हो गया आपका ए एंड सी, ठीक है। तो इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body what B, ठीक है, एंड ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी C, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
ये चीज। तो इफ अ बॉडी A is in thermal equilibrium with body B and also in thermal equilibrium with body C simultaneously, ठीक है, ठीक है, then we can say कि body A, B, C have same temperature. That is, all are in thermal equilibrium. That is, all bodies are in thermal equilibrium. All bodies are in thermal equilibrium. ठीक है, ये चीज। That is, all bodies are in thermal equilibrium. ठीक है, तो ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर होगी। तो जरूरत लो बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। बल्ब की थिकनेस कम होनी चाहिए। नहीं नहीं, अरे देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या लग रहा है, ये थर्मामीटर आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये जो इधर का पोर्शन है यहाँ पे जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ये निकला हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है, मर्करी फिलअप है, ठीक है, और कुछ ना कुछ तो हाइट हमेशा रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो हाइट हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब वो हाइट डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर पे कि आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और 25 डिग्री सेल्सियस कितना भी वट एवर सो। तो क्या होगा कि जब भी आपका बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हीट ट्रांसफर होने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ट्रांसफर ये और ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका मरकरी रहता है एक और, ठीक है, वो उतना राइज करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन की कितना आप हीट ट्रांसफर कर। तो बल्ब का थिकनेस इज टोटली डिफरेंट चीज, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट चीज है, बट आपको ये चीज देखना है कि यहाँ पे आपका मरकरी फिलअप रहता है। अब कुछ सर्टेन हाइट में तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रूम टेम्परेचर है ही, रूम टेम्परेचर है तो कुछ सर्टेन हाइट पे है, और वो सर्टेन हाइट का एक वैल्यू होगा, लेट सपोज कुछ भी एक्स वैल्यू है, वो एक्स वैल्यू आपको रूम टेम्परेचर बता रहा है। अब कुछ भी और आगे आपका हीट ट्रांसफर बढ़ता है तो वो राइज करेगा फर्दर, और यहाँ पे कुछ जो रीडिंग्स होगी वो आपको पर्टिकुलर वैल्यूज बता रही होंगी कि हाँ इतना टेम्परेचर है। एक्चुअली जो थर्मोमीटर होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, आपने देखा भी होगा। तो हर पर्टिकुलर रीडिंग पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर का वैल्यू लिखा है, ठीक है, हर पर्टिकुलर रीडिंग पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर का पर्टिकुलर वैल्यूज लिखा है, एंड वो क्या कैलिब्रेट कर रखा है कि इस पर्टिकुलर हाइट राइज होगी तो इतना टेम्परेचर होगा, इतना हाइट राइज होगा तो इतना पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। वो कैलिब्रेटेड स्केल है, ठीक है। पहली बात तो कि एक सर्टेन हाइट है उसको एक आपने टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, उसके हिसाब से फर्दर आगे कैलकुलेशन करके एक कैलिब्रेशन स्केल बना रखा है, ठीक है। अब देखो ना, थोड़ा सा हीट ट्रांसफर हो तो लेट सपोज मर्करी आपका यहीं तक ही राइज करा, लेट सपोज यहीं तक राइज करा, तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर रीडिंग लिखी होगी इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, वो आप बोलोगे भाई उतना टेम्परेचर है। बट ये भी आप चीज समझो कि भाई उतनी पर्टिकुलर हाइट को आपने क्या करा है, बेसिकली एक रिलेशन है कि इतना हाइट लेट सपोज एक्स एम का राइज हुआ है तो इतना बेसिकली टेम्परेचर गेन हुआ होगा। ये चीज, ये कैलिब्रेशन है, मतलब एक्स लेट सपोज एक्स एम का हाइट बढ़ा है तो डेल्टा प्लस इतना टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ होगा। वो चीज एक रिलेशन निकालना वो टोटली डिफरेंट चीज है, बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ इतना समझना है, हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी में चेंज, प्रॉपर्टी को आप मेजर करके टेम्परेचर का वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी वो चीज अलग है कि कितना थिकनेस होना चाहिए, वो टोटली डिपेंडेंट है कि कितनी जल्दी वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, कितनी जल्दी स्टडी स्टेट पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, तो उन चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बात करते हो हीट ट्रांसफर की, ठीक है, जब आप बात करते हो हीट ट्रांसफर की तो आपने शायद वो पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर में थर्मोकपल कि रेस्पॉन्स टाइम कितना है, बेसिकली कितने क्विकली वो टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा है, वो उसका रेस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है। वो चीज है कि कितनी जल्दी क्विकली वो टेम्परेचर स्टैब्लिश कर पा रहा है, ठीक है, वो उसकी इफेक्टिवनेस होगा, उसका क्या होता है, उसका एफिशिएंसी होने वाला है, कितना इफेक्टिव हो वो चीज। आपका कोई भी थर्मोमीटर है, आपने देखा होगा कुछ थर्मोमीटर्स में क्या होगा कि बहुत जल्दी वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि वहां हीट ट्रांसफर इमीडिएटली हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, बट ये होगा कि फाइनली आपको रिजल्ट में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो वेरिएशन देखने को मिलेंगे, बट अप्रोक्सीमेटली वो वैल्यूज सही में रहेगी,
पर ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेंगे, माइनर डिफरेंस हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 3-4 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, बट उससे ऐसा नहीं है कि 5-10 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलेंगे। वो एक बेसिक सा एक वैल्यू रहता है। हमेशा आप देखते हो जितने भी हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कुछ ना कुछ तो एक फैक्टर हम लेकर चलते हैं एरर वाला, वो चीज रहेगा हमेशा पॉसिबल, ठीक है। बट अब ये चीज समझो कि ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, मतलब इसमें ऐसा कुछ क्या वो बहुत बड़ी बात नहीं बोलेगी, बट बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है। बट इसकी जरूरत है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम फर्दर आगे चीजें डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की, ठीक है। इसके बेसिस पे ही, और इसी को हम बोलते हैं इट इज द जो ये लॉ है, ठीक है। इसी के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर्व्स द बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट का मतलब ही कहीं ना कहीं क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। आप किसी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो, पहली बात तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है। अब वो टेम्परेचर किसी और बॉडी को फील होगा, मतलब उसका टेम्परेचर भी तो उतना ही पहुंचा ना। टेम्परेचर मेजरमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, आपका टेम्परेचर किसी और बॉडी की तरफ जा रहा है, मतलब आपका हीट ट्रांसफर की वजह से उसका भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है। जब तक उसका टेम्परेचर उतना ही नहीं हो जाए जितना जिसका आपको चेक करना है, तब तक आप कैसे बोलोगे कि क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस बॉडी का। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ज़रूरत लॉ बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, तभी उसको हमने ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरो बेसिकली हमने बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज है, आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि उस बॉडी में कोई हीट मतलब उसका टेम्परेचर कंटेंट है वो जस्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। हम बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं ये मान के कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वो कांस्टेंट ही मेंटेन्ड है। तो अगर वो कुछ हीट ट्रांसफर कर भी रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया। ये भी आपके माइंड में आ सकता है, आपने की बॉडी से हीट ट्रांसफर थर्मोमीटर का हुआ, थर्मोमीटर में एक्सपेंशन होके मरकरी का कुछ लेवल राइज हुआ, आपने वहां से टेम्परेचर बताया, बट आपको ये नहीं लग रहा कि हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर हो तो कि हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कुछ इतना ज्यादा नहीं है कि आपकी बॉडी के ही टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एक टेम्परेचर मेंटेन्ड है, वो आपकी बॉडी पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हीट ट्रांसफर आगे फर्दर दूसरी बॉडी को जा रहा है। अब कहीं इसी बॉडी का, लेट सपोज ये बॉडी टेम्परेचर टी पे है और ये किसी को हीट ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, दूसरी बॉडी है, ठीक है, इसको हीट ट्रांसफर कर रही है। अब लेट सपोज ये बॉडी इसको हीट ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, ये T1 है, ठीक है, एंड लेट सपोज ये T2 था, इसको हीट ट्रांसफर कर रही है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, देखो T1 ग्रेटर देन T2 है, ये कॉमन सेंस हमें पता है, हीट ट्रांसफर इसको जाना है इस तरीके से। अब हीट ट्रांसफर होगा तो क्या T1 का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करेगा क्या? जब ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है। बट जब आप थर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हो, जैसे हम बॉडी के साथ बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं थर्मोमीटर के साथ, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, और वो ऑब्वियसली बात रहेगा भी क्योंकि वहां पे कांस्टेंट सोर्स है हीट का, वहां पे बॉडी में कांस्टेंट सोर्स है हीट का, तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही मेंटेन रहेगा। तो ये अज्यूम है कि T1 इज कांस्टेंट, लेट्स सपोज, और तब ये हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो इस T2 विल बिकम व्हाट, T1 फाइनली, T2 will become finally T1, assuming T1 is constant। अगर T1 constant नहीं है तो definitely T1 drop, T2 will rise, certainly एक कुछ एक वैल्यू आएगा बीच में कॉमन, ठीक है, मतलब एवरेज नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट पे, बट वो चीज है। तो मैं ये मान के चलूं कि T1 जो बॉडी हीट ट्रांसफर कर रही है, जिसका मैं टेम्परेचर मेजरमेंट करूं, वो कांस्टेंट है एंड वो कंटिन्यूअसली हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो एक स्टेडी स्टेट आएगा, एक टाइम आएगा जब इसका टेम्परेचर भी इसके बराबर पहुंच चुका होगा। अब जब ये T2 से T1 पहुंचा होगा ना, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। अगर वो चेंजेस मेजरेबल हैं, देन वी कैन से कि हाँ भाई टेम्परेचर मेजरमेंट पॉसिबल हो सकता है। वही चीज हम बेसिकली यूज करते हैं आगे भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हाँ, ये पॉइंट ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि कौन सा लॉ रेस्पॉन्सिबल है फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट, वो ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चीज इक्वल होना चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये तो खैर हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट अगेन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम
क्या चीज होना चाहिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब बेसिकली टेम्परेचर सेम होना चाहिए, डेल्टा टी जीरो होना चाहिए। हम क्या चेक करेंगे, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम वी विल सी द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इक्वल है। जिन दो बॉडीज का आप थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हो, इट मींस दोनों का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो ये जरूरत लॉ आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। ठीक है, जस्ट एक लॉ बन गया, बट बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो कि चेंज होगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर। टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। अगर वो चेंजेस मेजरेबल है देन डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ बाय जस्ट कैलकुलेटिंग दैट प्रॉपर्टी चेंज जो डायरेक्टली मेजरेबल है। लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में एक्सपेंशन, प्रेशर में चेंज। हाँ, कई बार आपके जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस में चेंज आता है। आपके इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर भी तो होते हैं ना, जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है, सेल ऑपरेटेड होते हैं, उसमें क्या होता है, वो बेसिकली वहां पे रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है। मतलब कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेजरेबल हो जाए बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या, टेम्परेचर की चेंज होने से प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। अगर उस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो तो फिर आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दोस प्रॉपर्टीज, ठीक है, दोस मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली बात है, मेजरेबल होना चाहिए तभी हम बोल सकते हैं। दोज मेजरेबल प्रॉपर्टीज, दोज मेजरेबल प्रॉपर्टी विच चेंजेस, which changes because of the temperature change, because of the heat transfer, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे टेम्परेचर चेंज, बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर। एंड हीट ट्रांसफर हुआ ही क्यों है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हुआ है। बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर ब्रैकेट में टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो दोज मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच चेंजेस बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ठीक, ये चीज। अब इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे expansion of mercury in thermometer, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर, ठीक है, वो मेजरेबल है। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसी जो मेजरेबल हो तो आप उसको एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, है ना। कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो मेजर हो रही है या जो हो सकती है बेसिकली। अब वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज, और वी कैन से द हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये चीज। अच्छा, ऑब्वियसली बात, आपको एक स्केल स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई इतना चेंज आता है तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि इतना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, वो चीज। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर मेजरमेंट ना, टेम्परेचर मेजरमेंट में दो चीजें यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट में दो चीजें। फर्स्ट, जो मेथड यूज हुए थे, मेथड यूज्ड बिफोर 1954, ठीक है, मेथड यूज्ड बिफोर 1954, 1954 ही होना चाहिए। हाँ, यस करेक्ट, 1954। ठीक है, देखो 1954 में इससे पहले क्या था कि हम दो टू फिक्स्ड स्टेट्स,
two fixed states are used. Fixed states are used. कौन सी? Basically freezing point or the what? Boiling point. अच्छा, इसी को हम वो भी बोलते थे, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपने क्या वैल्यूज दी इसको, 0 एंड इसको वैल्यू दी 100। एंड ये टोटली क्या है? आर्बिट्रेरी। ठीक है, कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है, तो बट उन्होंने 0 एंड 100 वैल्यू दी, एंड जो कि बाद में बेसिकली पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होने लगा, तो फिर वही कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट की गई, बट वो जस्ट एक रेफरेंस वैल्यूज है जो हमने यूज करी। ठीक है, तो आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली ये चीज यूज हुई। ठीक है, ये दो फिक्स स्टेट्स है। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग? वाटर के। वाटर किस पर्टिकुलर कंडीशंस में आपका फ्रीज हो रहा है, वो सब चीजें, एंड स्टीम पॉइंट जब वो बॉयल हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो 0 एंड 100 ये दिया गया। उसके बाद एक और चीज था कि आफ्टर 1954 एक पर्टिकुलर स्टेट ही यूज की गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, एक है मेथड यूज आफ्टर 1954। ठीक है, इसमें क्या है ना, सिर्फ एक सिंगल स्टेट, सिंगल फिक्स्ड स्टेट इज यूज्ड। ठीक है, वो क्या था आपका? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एंड इसकी जो वैल्यू अज्यूम की गई है, मतलब वही अगेन आर्बिट्रेरी जो वैल्यू रखी गई वो था 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट करके या कैलकुलेशन करके वो वैल्यूज निकाली गई, वो आर्बिट्रेरी है। आगे आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस देखोगे तो वहां पे भी हम एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी का एक पर्टिकुलर वैल्यूज कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात बोला, तो ये एटमॉस्फेरिक लेवल पे। ठीक है, वरना बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ये तो वेरी करता है प्रेशर के साथ, बट ये किस पे कंसीडर किए गए? एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने कंसीडर किया रखी वैल्यू। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस ये कंसीडर किया गया एज अ रेफरेंस पॉइंट, और फिक्स स्टेट आपने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया। प्रीवियसली दो रेफरेंस पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, 0 एंड 100। ठीक है, ये चीज तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपको स्केल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास पर्टिकुलर स्केल्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, स्केल्स में ना एक लीनियराइजेशन हम बोल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली, जो 0 एंड 100 वैल्यूज सेलेक्ट की गई ना, तो जस्ट फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन पर्पस 0 एंड 100 यूज किया गया। तो एक लीनियर आपने जो प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, देखो क्या है कि लेट सपोज x कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, माइनस आइस पॉइंट माइनस आपका हो जाएगा स्टीम पॉइंट, एंड दिस इज आइस पॉइंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली आप ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन बेसिकली क्या है? x बेसिकली कोई भी आपका स्केल यूज हो सकता है, चाहे डिग्री हो, चाहे केल्विन हो, ठीक है, चाहे फ़ारेनहाइट हो। ठीक है, कोई भी स्केल आप यूज करो, x जो भी वैल्यूज दी है लेट सपोज, बट उस पर्टिकुलर स्केल का आइस पॉइंट उसी पर्टिकुलर स्केल का स्टीम पॉइंट। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ये चीज, तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है,
बट ये फॉर्मूला का एस्टेब्लिशमेंट हम बात करें वो कहां से, लीनियराइजेशन हम बोल सकते हैं कि भाई जो लीनियराइजेशन की हम बात कर रहे हैं बार बार, या स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिकली ये चीज हमने अज्यूम कर रखी है, ठीक है, कि ये आपका सिस्टम, जैसे लेट सपोज मैंने, देखो कोई प्रॉपर्टी है पी, लेट सपोज इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, लेट सपोज कि कोई लेट पी एक प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज प्रॉपर्टी पी चेंजेस। अब मैंने टेम्परेचर कैसे डिफाइन किया, टेम्परेचर इज नथिंग बट ए पी प्लस बी, ए एंड बी आर बेसिकली कांस्टेंट, लेट सपोज ऐसा मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है लीनियर हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। मैंने टेम्परेचर को कैसा डिफाइन कर दिया, एज अ फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पी लीनियर टर्म्स में, ए इंटू पी प्लस बी, ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, वो आप निकाल सकते हो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू, ठीक है। तो एक ये चीज हो सकती है, इसके अलावा कुछ और फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस सिस्टम पे, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी पे, कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी जल्दी चेंज हो रही है और किस तरीके से चेंज हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके टेम्परेचर चेंज होने से हर प्रॉपर्टी हर सिस्टम की एक जैसा ही वेरी कर, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, तो कोई सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी अलग तरीके से वेरी कर रही है और दूसरे सिस्टम में कुछ अलग तरीके से प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने वो चीज लिखी है, ठीक है। अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग केस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो वाली चीज है। बट ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब कोई रिलेशन मेंशन नहीं है कि यार टेम्परेचर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, देन हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर कुछ वेरिएशन नहीं दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज देखो, ठीक है, ये आपका स्टीम पॉइंट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टीम पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका आइस पॉइंट, ठीक है। ये आपको पता है 0, ये आपको पता है 100, किसमें, सेल्सियस स्केल में। ये सेल्सियस स्केल में हम स्टीम पॉइंट को 100 डिनोट करते हैं और आइस पॉइंट को 0 डिनोट करते हैं, करेक्ट, ये चीज। व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें वो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो, in terms of Celsius scale, -273, -273, 0 केल्विन। हाँ, वो केल्विन स्केल की बात है, तो केल्विन में स्केल में तो डेफिनेटली 0 होने वाला है। देखो नेक्स्ट, अगर मैं केल्विन लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा केल्विन स्केल, ठीक। केल्विन स्केल में अगर मैं स्टीम पॉइंट की बात करता हूँ, देखो स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। अब आइस पॉइंट की अगर हम बात करें केल्विन स्केल में, आइस पॉइंट कितना है, 273, आगे आगे एग्जैक्टली ये वैल्यू होती है, ठीक है, 0.15 केल्विन। अच्छा, बट ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको ये 15 यूज नहीं करना, बट एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए 273.15, और ये वी कैन डायरेक्टली से कि 0 आपका क्या है, 273.15, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज केल्विन स्केल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यूज बताओ, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट।
आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल में? फ़ारेनहाइट स्केल स्पेलिंग देख लेना जो भी होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल का आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल में? बत्तीस 212, यस करेक्ट, 32 212, ठीक है। 32 212। देखो अलग अलग स्केल से अलग अलग वैल्यूज है। अब कई बोलेंगे स्टीम पॉइंट तो आइस पॉइंट तो सब सेम है बट अलग अलग वैल्यूज, यार वो अलग अलग स्केल डेवलप कर रखे हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके देखो कि कौन सा स्केल यूज किया गया, स्टेट वही है। स्टेट आइस पॉइंट यहाँ पे आइस पॉइंट जो इस पर्टिकुलर स्टेट है वो वही है, बट उसको अलग वैल्यू असाइन कर रखी है और कुछ मतलब नहीं इनका। तीन अलग अलग स्केल है, उसका सिंपली मतलब है कि सबने उसको अलग अलग वैल्यू असाइन कर दिया और कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका केल्विन स्केल, ये हो गया फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। एंड दिस इज योर केल्विन स्केल। एक और स्केल होता है, सुना होगा आपने, इसके अलावा एक और स्केल होता है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। कौन सा स्केल होता है? रैंकाइन, रैंकाइन। रिचर कौन सा स्केल आया मार्केट में? रैंकाइन स्केल है, रैंकाइन स्केल। ठीक है, बट यूज का नहीं है, बट आपको वैल्यूज पता होने चाहिए, क्योंकि किसी को पूछने का मन करा तो कोई भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। रैंकाइन स्केल, ठीक है। इसका आई थिंक 46 समथिंग वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू है, एक सेकंड जस्ट मैं एक बार कंफर्म कर लूं। फोर 92 एंड 672, ठीक है। देखो अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यूज असाइन करी हुई वैल्यूज है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज असाइन कर रखी है डिफरेंट डिफरेंट, बट मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा, ये सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। हाँ कमर्शियली फ़ारेनहाइट यूज होता है, कमर्शियली आप देखोगे सारे थर्मामीटर में कमर्शियली फ़ारेनहाइट स्केल ही यूज हो रहा है ना, ये चीज। हाँ करेक्ट अंशुल, सही कह रहे हो, वो रिक्टर स्केल वो अर्थक्वेक वाला होता है, ठीक है। तो वैल्यूज आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है, आई थिंक। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन कई बार पूछे हुए, ठीक है, क्वेश्चन इसमें कई बार पूछे, तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये चीज भी लिख लो साथ साथ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल हो जाएगा 273.15, और ये तो खैर 0 केल्विन है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं या यूज होंगे बेसिकली, एब्सोल्यूट जीरो इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस स्केल, इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल। अच्छा थर्मोडायनामिक स्केल किसको बोलते हैं? सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, रैंकाइन को तो खैर नहीं बोलते, केल्विन, केल्विन, यस करेक्ट, ठीक है। एक्चुअली केल्विन स्केल की हम बात करें, थर्मोडायनामिक स्केल है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम बेसिकली इसको डिराइव भी करेंगे कि कैसे होता है ये पॉसिबल, कैसा ये स्केल है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम बेसिकली इसको आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे,
ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए 0 केल्विन केल्विन में हो गया एब्सोल्यूट 0, ठीक है, और ये -273.15, ठीक है। 1.5 आप कैलकुलेशन में नहीं यूज करोगे, जस्ट आपको पता होना चाहिए चीज। अच्छा क्यों, देखो जब आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हो ना, इट इज व्हाट 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0.01 डिग्री सेल्सियस, देखना कैसे गलती हो सकती है पॉसिबली। 0.01 डिग्री सेल्सियस, अगर इसको मुझे केल्विन में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 273.16 केल्विन, ठीक है, ये अलग चीज है। और आप इसकी बात करते हो एब्सोल्यूट जीरो की, एब्सोल्यूट जीरो, बल्कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ये वाली चीज ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये है आपका इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, तो इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस इट इज 273.15 केल्विन। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस भी आपको पता होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ केल्विन भी पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन है ये। क्योंकि क्या होता है ना 273.16, दो ऑप्शन पता कैसे रहेंगे, ऑप्शन आपको पता है 0.01, ठीक है, ऑप्शन आपके पास सारे ऑप्शन लिखे होंगे, 273.16 भी लिखा होगा, 273 भी लिखा होगा, 273.15 भी लिखा होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से सारे वैल्यूज लिखी होती है। बट आपको पता होनी चाहिए 0.01 डिग्री सेल्सियस है, तो वो बनेगा 273.16, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन ये है। कौन सा, हाँ ये सॉरी सॉरी, दिस इज केल्विन नहीं होगा, ये डिग्री सेल्सियस होगा ये, ठीक, डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में, ठीक है। ठीक, ये चीज नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना है इसमें, ठीक है। सेंटीग्रेड स्केल बोलो, सेल्सियस स्केल बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। ठीक है, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट हम बेसिकली वाटर के लिए बोलते हैं हमेशा, ठीक है। स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ये सब हम वाटर के लिए बोल रहे हैं,
ठीक है। तो आप देखोगे ये स्टेट जनरली ना क्यों यूज की गई, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये स्टेट्स हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप आइस स्टेट और जो ये स्टीम स्टेट है, फ्रिक्वेंटली कभी भी आप इजीली इसको दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब इजीली रिप्रोड्यूसिबल है। ठीक है, आपके पास वाटर, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आइस में स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजी है इन स्टेट्स को अचीव करना। इसलिए बेसिकली वाटर एज अ स्टैंडर्ड यूज किया गया। तो आपने 0 डिग्री बोला, तो 0 डिग्री बोलने का मतलब है कि भाई वो एक्चुअली जो नंबर दिया गया 0 फॉर द फॉर द आइस पॉइंट ऑफ वाटर, फॉर द वाटर आपने 0 वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। -100 नहीं, सिंपल वही फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट, जैसे हमने इससे पहले लिखा था, सिंपल वही फॉर्मूला यूज होगा। -150 -50 0 50 100 150। कितना आंसर आ रहा है? -50 150 100 और 0। 4 ऑप्शन है, 0 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 150 भी है। पहले देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज कैसे करोगे यार। आपके पास कोई सा भी स्केल है, लेट्स सपोज सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू बोला गया, सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट 0 होता है, सेल्सियस स्केल में स्टीम पॉइंट 100 होता है, आइस पॉइंट 0 होता है। ठीक है, अगर मुझे केल्विन के बराबर रखना है तो केल्विन, केल्विन में आइस पॉइंट 273, स्टीम पॉइंट 373 -0। फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हो तो फ़ारेनहाइट में आपका आइस पॉइंट है 32, स्टीम पॉइंट है 212 -32। ठीक है, इस तरीके से। अब उसने बोला कि एक कोई लेट सपोज कोई भी एक उसने स्केल बोल दिया रो। अब रो में भी उसने स्पेसिफिकली बोला कि 0 रो का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल। आपको क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास यही है। अब एक्स क्या बोल रखा उसने, एक्स बेसिकली बोलने का मतलब है यहाँ पे आपने एक्स स्केल यूज करो, चाहे सेल्सियस यूज करो, चाहे आप फ़ारेनहाइट, रंकाइन, कुछ भी XYZ कोई सा भी स्केल। उसने रो स्केल बोला और रो स्केल में 0 का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो रो स्केल को लिखना देखो कैसे लिखोगे। रो स्केल में उसने हमें आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट दिया था ना, 0 100 एंड 300। ठीक है, 100 कौन सा पॉइंट है हमारा, 100 इज स्टीम पॉइंट। ठीक है, 100 हमें स्टीम पॉइंट दे रखा है। ठीक है, 100 स्टीम दे रखा है, 100 और 300, सॉरी ये 100 होगा ना ऊपर भी, तो ये आइस पॉइंट है, ये भी 300 है। ठीक है, तो ये आपने स्केल लिख लिया। ठीक है, ये आपने स्केल लिख लिया। अब आपको सेल्सियस के टर्म्स में चाहिए ना, तो सेल्सियस आपको पता ही है, बट उसने बोला किसका वैल्यू चाहिए आपको, 0 का। तो इसको हटाओ यहाँ से, 0 लिखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ से सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा सर सेल्सियस के टर्म्स में वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रो स्केल बोला, NPQRS कुछ भी स्केल बोला गया, सिंपली उस x को रिप्लेस कर दो उस पर्टिकुलर
स्केल से जो भी बोला गया है, कोई भी वेरिएबल यूज किया उन्होंने, ठीक है, एंड उस स्केल के करस्पॉन्डिंग आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट आपको गिवन होंगे, उनको यूज करो, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ रखा ऑलरेडी, बाकी और जगह भी पूछा हुआ, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आपको आइडिया लग जाए कि कैसे सॉल्व करना है, बस वो चीज, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। एक्स कैन बी एनी स्केल, कोई भी स्केल हो सकता है, एक्स मैंने जस्ट ऐसे ही जनरल लिख दिया, चाहे केल्विन हो, चाहे सेल्सियस में हो, चाहे आपका फ़ारेनहाइट हो, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से, बट हाँ उस स्केल का आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा लिखते हैं, जहां पे हमें बेसिकली रिलेशन दिया होगा, ये देखो पहली बात अगेन, ये कब यूज करोगे, जब आपको कोई रिलेशन गिवन ना हो, ठीक है। कोई भी रिलेशन गिवन ना हो, कोई भी आपको ऐसा प्रॉपर्टी नहीं गिवन है कि भाई जिसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है, वो चीज आपको एक्सप्रेस नहीं करेगी, देन आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे, ठीक है। लेट सपोज दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द वाइंडिंग in a certain motor hundred ohms at a room temperature of 27 degrees Celsius, when operating at full load under steady conditions,
ठीक है, where R naught is the resistance at 0 degree Celsius. Find the temperature. Find the temperature attained by coil. Attained by coil during full load. During full load. ठीक है, सिंपल रिलेशन है, डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है. लास्ट में 273 माइनस होगा, एक सेकेंड. हाँ अरे सॉरी, 273 करेक्ट. ठीक है, वो तो खैर लिख ही लोगे, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट है ना. बाकी अच्छा, जो आप बोल रहे हो ना कि ये आइस पॉइंट ग्रेटर देन स्टीम पॉइंट, वो अरे वो आर्बिट्रेरी है, उसने कुछ भी नंबर दे दिया अपने हिसाब से, हमें तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है. बट आप इन जनरल सोचो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? वो उसने अपने हिसाब से क्वेश्चन में वैल्यूज दे दी, उससे कोई मतलब नहीं है, रियलिटी से उससे कोई मतलब नहीं है. बट आप इन जनरल खुद ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, कैलकुलेट करो से फर्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा. रेजिस्टेंस ऑफ अ वाइंडिंग इन अ सर्टेन मोटर इज फाउंड टू बी 100 ohms. ये एक वैल्यू आपको दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल. पहले एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे इतना, ये है आपका एट अ रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस इतना. ठीक है, व्हेन ऑपरेटिंग एट फुल लोड अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन मोटर इज स्विच्ड ऑफ. अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द मोटर इज स्विच्ड ऑफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 120 ohms. ये 120 ohms आपको कब मिला? When operating at full load under steady conditions motor is switched off. Under steady condition मतलब एक वो कंडीशन जहां प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है. स्टडी कंडीशन बोलने का मतलब ये है कि जहां पे प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द मोटर इज स्विच्ड ऑफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज फाउंड टू बी 120 ohms. ठीक है, द वाइंडिंग ऑफ, ये चलो ठीक है. बाकी क्या डायरेक्टली रिलेशन दे रखा है, पूछा क्या है, फाइंड द टेम्परेचर अटेन्ड बाय द कॉइल ड्यूरिंग फुल लोड. तो इसमें क्या, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप इजिली निकाल सकते हो इसको. 410 82. ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग 100 ओम दे रखा है. ये जो T है ना, T इज फॉर टेम्परेचर, R इज फॉर द रेजिस्टेंस. टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है. फिर बोल रखा है कि 120 ओम्स में क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर होने वाला है. कितना आंसर? क्वेश्चन में आर नॉट का वैल्यू नहीं गिवन है ना, वैल्यू गिवन नहीं है आर नॉट का, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली उन्होंने कंडीशन दे रखी है. हाँ,
82.4 डिग्री सेल्सियस समथिंग होगा। 410 82.4 डिग्री, डिग्री में निकालोगे, कैलोरी में क्या कर रहे हो? ये डायरेक्टली टेम्परेचर टी जो है ये डिग्री सेल्सियस, बिकॉज उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन का सेंटेंस भी तो पढ़ो साथ साथ, ये क्या बोल रखा है, द वाइंडिंग्स मेड ऑफ कॉपर वायर हुज रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, ये क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय दिस। तो ये जो टी है बेसिकली यहाँ पे आप टेम्परेचर पुट करोगे, है ना, वो चीज। तो आपको सबसे पहले जो कंडीशंस गिवन है कि भाई टेम्परेचर अगर 27 है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आर की वैल्यू आपके पास 100 है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, इन इस पर्टिकुलर कंडीशन की हेल्प से आप सबसे पहले निकालोगे आर नॉट, ठीक है। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। आर नॉट का वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, देन फिर आप क्या कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको बोला है कि इसके करस्पॉन्डिंग 120 ओम्स के करस्पॉन्डिंग निकालना है, ठीक है। वो आप इजीली निकाल सकते हो, क्या, टेम्परेचर। तो आर का वैल्यू आपको 120 गिवन होगा, आर नॉट आपने यहां से निकाल ही लिया होगा, ठीक है, और 1 प्लस 0.004 इंटू टी, और यहां से आप फिर फाइनली टी का वैल्यू भी निकाल लोगे। एटी 82.4 समथिंग आ रहा है आंसर, यस करेक्ट करेक्ट 82.4। चार सौ दस आ कैसे रहा है लेकिन 410 कैल्विन में रखा है, तब भी मैं बोल रहा हूँ 400 आ कैसे रहा है। अरे क्वेश्चन वही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है हम टी का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में पुट करेंगे यहाँ पे मेंशन। अच्छा के में, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं। तो वो क्वेश्चन के सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है वहाँ पे। आर नॉट को कैसे आएगा, अरे आर नॉट कैसे आएगा, ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखो ना, ये टेम्परेचर डी 27 डिग्री सेल्सियस और आर का वैल्यू 100 है, आर इसका वैल्यू 100, तो आर नॉट का वैल्यू एक ही अननोन तो बचा है, आर नॉट आ जाएगा इजीली, है ना। ये वैल्यूज आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखो तो आपके पास आर नॉट का वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगा, बिकॉज आर इसका वैल्यू आपको दिया 100, इसका वैल्यू 100 दिया है, इस टेम्परेचर टी का वैल्यू 27 दिया है, तो आर नॉट का वैल्यू आ जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन्होंने एक रेजिस्टेंस के टर्म्स में दे दिया, कोई दूसरा रिलेशन दे दिया, लॉगरिथमिक टर्म्स में दे दे, कोई भी एक्सवाइजेड रिलेशन दे दिया जाए, आपको क्या पता होना चाहिए भाई, कोई भी रिलेशन हो, कुछ कंडीशंस पता होने चाहिए, उस कंडीशंस के बिहाफ पे आप वैल्यूज पुट करोगे उस रिलेशन में, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। क्योंकि भी ये भी तो आपके पास एक रिलेशन है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, क्योंकि टेम्परेचर जैसे चेंज होगा वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो वहां से उन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया। अब रिलेशन कहां से आएगा, ऑब्वियसली बात है एक्सपेरिमेंट से रिलेशन देखने को मिलेगा आपको, क्या ये रिलेशन कहां से मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली आप ये रिलेशन डेवलप करते हो, तो वहां से उस रिलेशन की हेल्प से आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। गौरव वो क्लियर हो गया ना आर नॉट वाला आपको चीज, है ना, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बट कंसेप्ट सिंपल है। चाहिए एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन जो यूजुअली पूछे जाते हैं, ये वाला जो आपने इससे पहले लिखा था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजुअली जो पूछे जाते हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ है ऑलरेडी पहले भी, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस गेट में पूछे जा सकते हैं, गेट में आया ही नहीं अभी तक क्वेश्चन, टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड अभी तक गेट में क्वेश्चन आया ही नहीं कोई भी, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आ जाए, क्योंकि अभी तक आया नहीं है तो आने के चांसेस है, तो हम जरूर, क्योंकि क्या होता है जब आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए चलो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो चीज पूछी हुई ऑलरेडी और गेट में नहीं पूछी है, तो कभी ना कभी उसके आने के चांसेस है, तो उस हिसाब से आप वर्क करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ट्राई करने जरूरी है, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के करो चाहे गेट के करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो उससे क्या होता है ना, आपका बैलेंस बन जाता है, जो चीज गेट में पूछी और ईएससी में नहीं पूछी, और जो चीज ईएससी में पूछ रखी है और गेट में नहीं पूछी है, तो आपकी वो दोनों चीजें कवर अप हो जाती है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की पीवाईक्यू भी और गेट की पीवाईक्यू भी सॉल्व करने जरूरी है, ठीक है। अभी फर्स्ट चैप्टर में तो ऑलरेडी
ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से डिस्कस किए, मतलब बेसिक वो टर्म्स यूज पढ़ी हमने जो हमें आगे फर्दर एनालिसिस में चाहिए, ठीक है। वो भी चैप्टर नंबर 3 पे, हीट एंड वर्क ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, हार्डली 2-3 दिन में कवर अप हो जाएगा। उसमें बेसिकली सारे चार्ट्स को डिस्कस करना है, जो ग्राफ्स है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ, वो ग्राफ फॉर्मेशन बनता कैसे, वो जो सैचुरेशन डोम बनता है वो बनता कैसे, कैसे प्रेशर का वेरिएशन, वॉल्यूम का वेरिएशन, टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये सब का एनालिसिस करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। तो उसको हम करेंगे मंडे से, ठीक है। तो फ्रेश उसको मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो फिर देन, थैंक यू सो मच। मंडे को हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस करेंगे, तो ठीक है। इसका और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को हम एक साथ ही क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा और कुछ क्वेश्चंस है नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इससे सब चैप्टर का नाम ही बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे वो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स को हम यूज कर रहे हैं आगे, ठीक है। चलो फिर देन, थैंक यू सो मच। फिर कल मंडे को मिलते हैं, एंड मंडे को हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।